हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। यदि आप लोगों को रेलवे में श्योर सिलेक्शन चाहिए, मैं तो एक ही बात बोलूँगा, रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगा लीजिएगा। बाकी कहीं पे भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा मूल मंत्र आप लोगों के सामने मैं रखता हूँ। देखिएगा, बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं शुरुआत करूँगा, मेरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँगा। पहला क्वेश्चन मेरा कहता है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? किसी भी कुछ भी अपना मटेरियल है, उसके अंदर क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जैसे कि कोई भी अपना चालक है, उसके अंदर विद्युत धारा का कोई अपोज कर रहा है, तो वह अपोज करने वाला क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को मैं इस तरीके से सिंबल इसका होता है, इसको मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूँ। आर क्यों लिया गया? रेजिस्टेंस के कारण इसका आर से लिया गया है। इसका जो मात्रक होता है, आर का जो मात्रक होता है वह कहलाता है ओम। यहाँ पे लिखा हुआ है ओम। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा ओम। चलिए अब देखिएगा, ये तो मेरा हो गया। अब आर का जो मात्रक है वह ओम हो गया। जो आर का अपोजिट है वह कहलाता है चालकता। जी इक्वल टू 1/r हो जाता है। जी क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है। और आर क्या कहलाता है? आर आपका प्रतिरोध कहलाता है। तो दोनों का अपोजिट की मैं बात करूं तो जी इक्वल टू 1/प्रतिरोध। प्रतिरोध को क्या लिखूंगा? 1/ओम। ओम को क्या लिखूंगा? महो। तो चालकता का इकाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? महो हो जाएगा। अब यहाँ पे बाकी क्वेश्चंस में ऑप्शंस में क्या दे रखा है? न्यूटन। न्यूटन बल का मात्रक होता है। बल होता है m इंटू ए। एम हो गया यहाँ पे मास हो गया। मास का मात्रक क्या होता है? केजी। ए यहाँ पे त्वरण हो गया, एसिलरेशन त्वरण होता है, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये जो न्यूटन है ये बराबर हो गया किग्रा इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो गया। कुलाम्ब की बात करूँ, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो क्यू इक्वल टू यहाँ से आई डॉट टी हो जाएगा। आई मेरा एम्पियर में आता है और टी मेरा सेकंड में आता है। तो एम्पियर इंटू सेकंड है वह इक्वल हो जाता है कुलाम्ब के। जूल की मैं बात करूँ, जूल ऊर्जा की इकाई है। ऊर्जा की मैं बात करूँ, यदि पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं। तो ये मेरा होता है mgh। काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूं, जो गतिज ऊर्जा होती है वह होती है 1/2 mv²। तो ये मेरा दोनों किसके बराबर हो जाएगा? दोनों का मात्रक क्या होता है मेरा? जूल में आ जाएगा। चलिए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? मेरा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन है, मैं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ। और ये जो मैं आज आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये रेलवे एएलपी के क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। देखिएगा, चाहे एलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, आरपीएफ, जेई, एनटीपीसी, XYZ, रेलवे की जितनी भी एग्जाम्स हैं उनका जो CBT 1 है, CBT 1 का सभी का पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है। और मैं पैटर्न 1 को या पैटर्न 1 या CBT 1 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। श्योर आप लोगों को सफलता मिलेगी यदि आप कंप्लीट सीरीज को डेली बेसिस पे देखते हो। तो संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? मोमेंटम इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ। देखिएगा, मोमेंटम को लिखा जाता है P इक्वल टू M इंटू वी। तो मोमेंटम P यहाँ पे मोमेंटम हो गया, संवेग को P से रिप्रेजेंट करूँगा। तो यहाँ पे M क्या हो गया? M यहाँ पे मास हो गया, मास को आप kg में रिप्रेजेंट करोगे। v यहाँ पे वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी को आप वेग से रिप्रेजेंट करोगे यानी मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा? मास इंटू वेलोसिटी। तो द्रव्यमान और वेग। तो संवेग को किसके गुणनफल में व्यक्त किया जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब बनेगा द्रव्यमान और वेग। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? द रिफ्लेक्टर ऑफ ए सर्च लाइट इज ए। परावर्तक क्या है? देखिएगा, सर्च लाइट वो होती है जो एक प्रकार से जूम आउट करने का काम करती है, जूम इन करने का काम करती है। जूम इन का मतलब होता है जूम इन का मतलब होता है आपका जो भी छोटे छोटे प्रोडक्ट है या छोटे छोटे जो भी चीज़ें हैं उनको बड़ा करके देखने का काम करती है। और डॉक्टर भी एक प्रकार से इसका यूज करते हैं और इसके अंदर काम में लिया जाता है अवतल का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा आपका कनकेव मिरर। सर्च लाइट का जो परावर्तक है वह होता है अवतल दर्पण। चलिए, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? देखिएगा, Z अक्ष A
इस तरीके से मैं किसी को भी, मेरा जो भी एटम होता है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसमें ये जो मेरा है ये मेरा कहलाता है परमाणु क्रमांक। इसको मैं परमाणु क्रमांक बोल देता हूँ, या इंग्लिश में बात करूँ तो एटॉमिक नंबर से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। और ये मेरा एटॉमिक मास हो गया। तो अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये जो द्रव्यमान होता है मास, या जो द्रव्यमान है वह द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल के बराबर होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है, वह द्रव्यमान कहलाता है। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, तो न्यूट्रॉन किसके बराबर होंगे, तो ये प्रोटॉन इधर आ जाएंगे, द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन। तो मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। द्रव्यमान संख्या माइनस ये जो प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन, अपन इसको प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, और ये एक्चुअल में परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। क्लियर है। चलो मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे। ऑक्टेव वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्न में से कौन सा अंतिम तत्व है, बताइएगा। निम्न में से कौन सा अंतिम तत्व है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा थोरियम। थोरियम ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिएगा इसके अंदर ऑक्टेव क्या होता है। देखिएगा ऑक्टेव वर्गीकरण क्या होता है, जैसे 1 से लेके 8 तक आपके कोई भी तत्व है, तो इसमें क्या होता है, जो 8वीं की प्रॉपर्टी है वो पहले की प्रॉपर्टी से मैच खाती है, यानी इनका जो करैक्टर स्टैटिक्स है वो इसके करैक्टर स्टैटिक्स के समान रहेगा। यह कहलाता है ऑक्टेव वर्गीकरण। और ये किसने दिया था, न्यूलैंड ने। तो ऑक्टेव वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्न में से कौन सा अंतिम तत्व है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा थोरियम अंतिम तत्व है। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सोडियम। सोडियम हो गया। और एक आपका पारा धातु होती है, पारा जिसको मरकरी भी बोलते हैं। ये जो दो होती है इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 4 किलोग्राम बाहर की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ पे 2 केस है, केस नंबर 1 है और केस नंबर 2 है। पहले केस के अंदर यहाँ पे वेलोसिटी 5 मीटर प्रति सेकंड दी गई है, और दूसरे केस में इसकी वेलोसिटी बढ़ा दी जाती है 10 मीटर प्रति सेकंड। दोनों के केस में भार सेम रहता है। यहाँ पे जो द्रव्यमान है वह 4 kg रहता है, यहाँ पे द्रव्यमान है वह 4 kg रहता है। अब देखिएगा आपको और कुछ दिया गया है। यहाँ पे 4 किलोग्राम बाहर की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में यानी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तक प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिएगा एक काइनेटिक एनर्जी दी जाती है 1/2 mv² से। तो यहाँ पे 1/2 m की जगह 4 × v² कितना हो गया 5 × 5। तो ये हो जाएगा मेरा कैंसिल आउट हो गया 2 × 5 × 5, तो ये हो जाएगा 50 यहाँ पे जूल। तो पहले केस के अंदर इसकी एनर्जी है 50 जूल, दूसरे केस में इसकी एनर्जी हो जाएगी 1/2 m × v² यानी 10 × 10। तो ये मेरा 2 हो गया 100 और 200, यानी पहले केस में एनर्जी इसकी 50 जूल है और दूसरे केस में इसकी एनर्जी हो जाती है 200 जूल। तो कितनी एनर्जी बढ़ानी पड़ी, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा तो 150 जूल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आएगा 150 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्यूरिफाइड मोल्टन और, बताइएगा किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन किया जाता है। तो धातुओं का निष्कासन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया यूज में ली जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया में क्या होता है, जिसको अपन कहते हैं विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन, इसमें क्या होता है, जो भी होता है उसके अंदर अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और इलेक्ट्रोसिटी प्रोवाइड करने से इसके अंदर जो भी इसका इलेक्ट्रोलाइसिस है जो भी है वह अपघटित हो जाता है।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन प्रक्रिया। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे किस समूह से संबंधित है। प्लांट्स दैट डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी बिलोंग टू द ग्रुप। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं। देखिए सभी क्वेश्चंस रेलवे जनरल साइंस के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस है और आगामी भर्तियों के अंदर आपको यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैं कंप्लीट आपको जितने भी आज तक पूछे गए साइंस के क्वेश्चन है वो बिल्कुल अच्छे से समझा के कवर करूँगा, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी सब आपका कवर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा आपका थैलोफाइटा। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे थैलोफाइटा समूह से संबंधित होते हैं। अब इसमें देखिएगा थैलोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा पहले पादप जगत के एक प्रभाग के रूप में मान्य था, किंतु अब वर्गीकरण निष्प्रभावी हो गया है। थैलोफाइटा के अंतर्गत कवक, शैवाल, लाइकेन आते थे। कभी कभी जीवाणु और मिक्सोमाइकोटा को भी इसमें शामिल कर लिया जाता था। इनमें अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इनके जनन तंत्र अस्पष्ट होते हैं इसलिए इनको क्रिप्टोगेम भी कहते हैं। तो थैलोफाइटा है, इनके जनन तंत्र अस्पष्ट होने के कारण इनको क्रिप्टोगेम भी कहा जाता है। अब थैलोफाइटा को शैवाल, बैक्टीरिया, कवक, लाइकेन आदि असंगत जीवों का समूह माना जाता है। इस समूह में वे पादप आते हैं जिनका शरीर सुपरिभाषित नहीं है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यही जो क्वेश्चन है वेल डिफ्रेंशिएटेड, यानी ऐसे पादप जिनका शरीर वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं है उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे थैलोफाइटा। यही आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इस समूह के अंतर्गत आने वाले पादपों को शैवाल कहते हैं जो अधिकांशतः जलीय होते हैं। कुछ उदाहरण आपको यहाँ पे दिए गए हैं। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है। देखिएगा कोई भी सर्किट है, यहाँ पे मैं सप्लाई दे रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव, ये मेरा कोई भी सर्किट है, इसमें यदि मैं बहुत सारे प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ दूँ R1, R2, R3, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया करंट का मान क्या होगा। तो करंट का मान हमेशा समान रहेगा। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम बन गया। श्रेणी क्रम में करंट समान रहती है और जो वोल्टेज होगा इसके सिरों पे वोल्टेज V1 आ जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज V2 हो जाएगा, इसके सिरों पे वोल्टेज V3 हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज आपका S समान रहता है। ये आपका क्वेश्चन है। जब एक प्रतिरोध में कई प्रतिरोध श्रृंखला बोले तो सीरीज में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होगा, करंट का मान समान रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा करंट का मान एक ही रहता है। ऑप्शन नंबर डी रिमेन्स द सेम आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लग रहा है। मैं आपको इसी प्रकार से डेली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा यदि आप लोग अच्छे से मेरे को फीडबैक दोगे तो। क्वेश्चन आपका है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके किसका आवधिक स्वभाव माना जाता है। देखिएगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दी थी उसके जितने भी तत्व थे वो किस प्रकार से या किसके ऊपर उसने डिवाइड किया था, उनका जो तत्वों का जो अरेंजमेंट किया था अपनी पीरियोडिक टेबल में, तो क्या आधार मान के किया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके किसका आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वह परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित थी। एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित थी। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आपका करेक्ट आंसर बनेगा। फॉर्मिक एसिड को मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना। मेथेनोइक एसिड ऑप्शन में हो सकता है आपका ये देखने को नहीं मिले, इस चीज़ का ऑप्शन ये देखने को मिले। मेथेनोइक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ। तो किसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। देखिएगा अगर त्वरण मेरा पॉजिटिव है, एक तो होता है मेरा त्वरण पॉजिटिव, एक होता है मेरा त्वरण नेगेटिव। इसमें तो क्या होगा, स्पीड मेरी बढ़ेगी, इसमें तो मेरी स्पीड बढ़ेगी और इसमें क्या हो जाएगा, स्पीड मेरी घटेगी। जो नेगेटिव होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं।
रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन को और क्या बोलते हैं, मंदक। अगर मेरा त्वरण पॉजिटिव है तो वो एक्सेलरेशन कहलाता है, और त्वरण में त्वरण होता है, इसमें जो वेग है वह मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता है, एक्सीलरेट होता है, स्पीड बढ़ती है। और रिटार्डेशन है जिसको मैं मंदक बोलता हूँ, उसमें मेरा त्वरण नेगेटिव हो जाता है और उसमें वेलोसिटी नेगेटिव होती जाती है, और एक समय आएगा जहाँ पे प्रोडक्ट है वो आपका रुक जाएगा। तो ये कह रहा है नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो त्वरण में क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा वेग, वेलोसिटी। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसके अंदर वेलोसिटी इधर रहेगी पॉजिटिव में, तो इसके अंदर वेलोसिटी रहेगी नेगेटिव में। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। पानी यानी H2O, ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2, इसमें मैं मिला दूँ तो क्या निकल के आएगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या निकल के आएगा, हाइड्रोजन, क्लोरीन, Cl। तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पे कौन सी गैस निकलती है, तो गैस कौन सी निकलेगी, तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे क्लोरीन गैस निकल के आएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा क्लोरीन। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है। जो भी अपना पैकेजिंग फूड रहता है या जो भी अपन खुला फूड रखते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं और स्पेशली जो बने होते हैं वसा और तेल हैं उनसे बने होते हैं, तो उनका समय के साथ में क्या होता है जिसके कारण दुर्गंध आने लगती हैं। तो इसका आंसर बनेगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आना मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। निम्न में से कौन सा प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता, यानी उसके साथ कोई ना कोई दूसरा बिल्कुल प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं बल, वेग, संवेग और जड़त्व है। तो इसमें आप बल की बात करोगे, बल हमेशा क्या लगता है, दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगता है, जैसे एक्शन और रिएक्शन। अपन चल रहे हैं किसी डायरेक्शन में, पृथ्वी पे चल रहे हैं, धरती पे चल रहे हैं, तो नीचे अपन फ्रिक्शन भी लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमेशा जो बल है वही एक ऐसी चीज़ है दो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है, प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता। कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बल। निम्न गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती। बायोगैस संयंत्र में विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट जनरेटेड इन बायोगैस प्लांट। ऑप्शन आपका है मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो मीथेन भी पैदा होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी पैदा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है, बट बायोगैस प्लांट है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा नहीं होती। कार्बन मोनोऑक्साइड है, बंद कमरे के अंदर अपन अंगीठी जलाते हैं तो उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, लेकिन बायोगैस संयंत्र में कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा नहीं होती है। इसमें बायोगैस में सबसे ज़्यादा जो रेशियो होता है वह 60 से 70% मीथेन का रहता है और 30 से 40% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है, बाकी हाइड्रोजन सल्फाइड का रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का इसमें कोई रेशियो नहीं होता है बायोगैस संयंत्र में। अगला एक न्यूमेरिकल और है, 2 kg के द्रव्यमान वाली वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है यानी ये यूँ आ गया अपना, ओके। 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गतिज ऊर्जा आपसे पूछी गई है, तो चलिए 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। इसको देखिएगा, अपन ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि देखिएगा एक्सीलरेशन होता है वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। अब मैं 2 सेकंड के बाद में इसका वेग निकालता हूँ, 2 सेकंड के बाद में इसका वेग कितना आता है। अब देखिएगा जो त्वरण है, त्वरण मेरा g आ गया। अगर मैं g की बात करूँ, g मेरा 10 है, वेग मेरे को निकालना है 2 सेकंड बाद में, तो 2 सेकंड बाद में मेरा वेग हो जाएगा 20। देखिएगा इनिशियली भी उसका वेग ऊपर से फेंकी जा रही है, इनिशियली उसका वेग है 20 मीटर पर सेकंड, और 2 सेकंड बाद में उसकी पोजीशन क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी जो भी है, 2 सेकंड बाद में उसकी वेलोसिटी भी रहेगी
20 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखोगे जब गतिज ऊर्जा निकालूंगा, गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv² यानी v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा दूसरे केस में भी मेरी गतिज ऊर्जा वेलोसिटी 20 है, पहले केस में भी मेरी वेलोसिटी 20 है, तो यानी वेलोसिटी मेरी 0 हो गई, डिफरेंस 0 हो गया, यानी टोटल मेरा जो भी निकल के आएगा वो मेरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 0 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। तो अपने को पता है सेंटीग्रेड को केल्विन में जाना है, तो मैं क्या करूँगा 273 ऐड कर दूंगा, तो आंसर बनेगा 273 ऐड कर दूंगा। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में बोलते हैं अपन 273 केल्विन, समझ गए क्यों? क्योंकि इसके अंदर 273 ऐड कर दिया गया, इसलिए ये केल्विन में निकल के आया। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। धातु मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, जैसे कि कोई भी मैं मेटल ले लेता हूँ, जैसे कि Na एक धातु है, सोडियम एक धातु है, इसको मैंने अम्ल से रिएक्शन किया HCl, ठीक है, ट्वाइस Na ट्वाइस HCl, जो भी है समीकरण बैलेंस बनाना वो देख लेंगे अपन, Na + HCl। तो यहाँ पे क्या होगा, NaCl बनेगा